ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, ये नाम तो इसको बहुत लेट पड़ा था, कब? 1833 में, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कब पड़ा था? 1833 के चार्टर एक्ट से। ठीक है। कंपनी का मूल नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द लंदन इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है। ध्यान रखिएगा कि यह एक निजी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी। ठीक है। ये क्या थी? तो ये एक निजी कंपनी थी ना, तो प्राइवेट कंपनी। ठीक है। ये एक निजी कंपनी। ठीक है। अब देखिए, तो चूंकि यह निजी कंपनी थी, यानी सरकार का इसमें कोई भूमिका नहीं था, प्राइवेट लोगों ने मिलकर बनाया था। तो पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कितने व्यापारियों की संयुक्त पूंजी की कंपनी थी? कितने लोगों ने इसमें पैसा लगाया था? हाँ, 207। 200 कुछ, 217 था। लिख लेंगे कि यह 217 व्यापारियों की संयुक्त पूंजी की कंपनी थी। 217 व्यापारियों की संयुक्त पूंजी ना, 217 व्यापारियों की संयुक्त पूंजी की कंपनी थी। ठीक है। ओके। 217 व्यापारियों की संयुक्त पूंजी की कंपनी है ना, 217 जो ये थे उनके संयुक्त पूंजी की ये कंपनी थी। ठीक है। तो 217 व्यापारियों की संयुक्त पूंजी की कंपनी, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन इंडो द ईस्ट इंडीज। तो ये कंपनी बनी कि जाके हम लोग बाहर व्यापार करेंगे, कारण कि इनके यहाँ था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, का नाम था एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ कहता था कि देखिए, एडम स्मिथ कहता था कि बाजार को बाजार पे छोड़ दो, बाजार को सरकार को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बाजार अपने आप को संभाल लेगा। इसलिए वहाँ प्राइवेट लोगों को बहुत छूट थी, उसमें सरकार इंटरफेयर नहीं करती थी। और ये एक बड़ा कारण था ब्रिटेन का सफल होने का, क्योंकि ब्रिटेन की कंपनी कुछ भी करती थी उसको सरकार से नहीं पूछना होता था, तो सरकार ना ही ज़्यादा उसमें इंटरफेयर करती थी। कंपनी का अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के थे वही डिसाइड करते थे कंपनी में क्या करना है। तो सब बिजनेसमैन लोग थे कि उनको अच्छा लगता था, जो लगता था कि कंपनी आगे बढ़े वो करते थे। यही चीज़ अगर सोच के देखिए कि अगर फ्रांस के साथ होता और फ्रांस में सब कुछ कंपनी डिसाइड करती, तो क्या फ्रांस का जो गवर्नर था यहाँ पर डुप्ले, वो वापस जाता? नहीं जाता। कंपनी अपने को आगे गवर्नर को उसको रखती, जब वो रहता तो अंग्रेज इतना आगे जा ही नहीं पाते। तो एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन दे रहा था अंग्रेजों को। तो यहाँ पर 217 व्यापारियों की संयुक्त पूंजी की एक कंपनी बनी थी। ठीक है। अब कंपनी बन गई, तो हुआ कि अब कंपनी को बाहर जाना है व्यापार करने के लिए। तो अब भले बहुत योग्य हो जाए, लेकिन घर से बाहर जाना है तो पिताजी से अनुमति तो लेनी पड़ेगी ना। बिना अनुमति के तो निकल जाइएगा, बिना अनुमति के निकलिएगा तो कहा जाएगा कि भाग गया, अनुमति लेके निकलिएगा कहा जाए कि जा रहा है। अब देखिए, विवाह तो हर लोग करता ही है ना, लेकिन एक माता पिता की अनुमति से कहते तो उसको विवाह कहते हैं। अब बिना माता पिता की अनुमति के लेके भाग गया तो कह के देखिए भाग गया, भगा लिया, कोई इज्जत मिलता है? कोई सम्मान नहीं। प्रोसेस तो सेम ही है ना, विवाह तो करना ही है। एक तो माता पिता के मर्जी से करिए या फिर अपनी मर्जी से करिए, लेकिन वही माता पिता की मर्जी जब आ जाती है तो क्या वैलिडिटी मिल जाती है, वैधता मिल जाती है, समाज में आपका सम्मान होता है। नहीं तो आप कुछ हैं, कर लिए इधर उधर जाके कहीं शादी वादी, जहाँ जिएगा ताकतवर आदमी होंगे तो मुंह पे कोई नहीं बोलेगा, लेकिन पीछे में सब आप ही का एग्जाम्पल देगा, है ना। देखिए गड़बड़ काम कर दिया आदमी, है ना। तो यहाँ पर अभी कंपनी की बन गई थी, लेकिन इनको बाहर जाना था। तो बाहर जाना था तो भाई अनुमति लेना पड़ेगा ना, तो अनुमति कौन देगा? महारानी एलिजाबेथ। ठीक है। तो ये कंपनी जब वहां पे बन रही थी, उस समय ब्रिटेन में ट्यूडर वंश का शासन था, ध्यान रखिएगा। जब ये कंपनी बन रही थी, बनी थी, उस समय ब्रिटेन में ट्यूडर वंश का शासन था। ट्यूडर वंश, ठीक है। उस समय ट्यूडर वंश का शासन था। ठीक है। उस समय ट्यूडर वंश का
शासन था। ठीक है। और ट्यूडर वंश की महारानी कौन थी? महारानी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ। ठीक है। महारानी एलिजाबेथ, है ना, ये ट्यूडर वंश की महारानी थी। ठीक है। हाँ। तो ये ट्यूडर वंश का उस समय यहाँ पे शासन चल रहा था। तो इन्होंने 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को, आगे लिखेंगे 31 दिसंबर, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी ने इस कंपनी को, ब्रिटेन की महारानी ने इस कंपनी को, ब्रिटेन की महारानी ने इस कंपनी को 15 वर्ष के लिए, ध्यान रखेंगे पहला जो ये अनुमति मिला था ये 15 वर्ष के लिए मिला था, 15 वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति दी। ठीक है। कहाँ? पूर्व के साथ। तो यूरोप से इंडिया पूरब में ही पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति दी। ठीक है। तो पूर्व के साथ व्यापार करने की जो अनुमति यहाँ पे दे दी गई 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को, तो ये अनुमति जो है वो किसने दिया? महारानी एलिजाबेथ ने दी। कंपनी आई, है ना। तो 1600 ईस्वी 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को कंपनी को मिल गया। अब देखिए ये समय फिर लगातार बढ़ता गया। ये पहला पूछा जाता है कि पहली बार कितने दिन की अनुमति मिली थी, तो 15 वर्ष के लिए। लेकिन आप देखते हैं कभी चार्टर एक्ट आता है ना, कभी अधिनियम आता है और उसके तहत कंपनी को एक्सटेंशन मिलते जाता है ना। कंपनी इतना दिन और रहेगी। कंपनी को लास्ट एक्सटेंशन जो मिला था वो 1833 के चार्टर एक्ट में मिला था, 20 साल के लिए। जब कंपनी और भारत में 20 साल व्यापार करेगी। 53 का जब चार्टर एक्ट आया तो कंपनी को कोई एक्सटेंशन नहीं था। तो उसमें यह स्पष्ट था कि अब वहाँ की सरकार मूड बना चुकी थी कि कंपनी को अब बाहर करना है और सरकार को डायरेक्ट इन्वॉल्व होना। क्योंकि सरकार ने यह अनुभव किया, ब्रिटेन की सरकार ने, कि पिछले 100 साल में कंपनी क्या है, कंपनी तो केवल अपना फायदा देखेगी। कंपनी लोक कल्याण का काम थोड़ी करती है, पब्लिक वेलफेयर का काम कंपनी नहीं करती है। कंपनी देखती है कि उसको कहाँ कहाँ फायदा हो सकता है। तो कंपनी इतना फायदा ली, भारत को इतना शोषण किया कि ब्रिटेन में भी लोग का प्रभुत्व हो गया। ऐसे अभी इंडिया में भी देखते हैं ना, हर जगह पर बिजनेसमैन सबका इन्वॉल्वमेंट रहता है, चुनाव वनाव होता है। देखिए हर पार्टी का कोई ना कोई फेवरेट बिजनेसमैन है। इतना पैसा कहाँ से आता है? चुनाव में इतना पैसा जो खर्चा होता है, इतना हेलीकॉप्टर घूमता है, इतनी गाड़ियाँ घूमती है, सब पैसा कहाँ से आता है? हर पार्टी का कोई ना कोई बिजनेस कनेक्शन है, तो देता है। तो उम्मीद रहता है कि इसका सरकार बनेगा। सरकार बन जाती है तो फिर क्या होता है? सरकार बन जाती है तो वो लाभ लेता है। तब तब जितना ठेका आएगा सब उसको मिलेगा, जितना बिजनेस होगा सब उसको मिलेगा, वहीं से वो कमाएगा। तो ये सब अपना, सब लोग अपना अपना ये रहता है। तो ब्रिटेन में भी बहुत बिजनेसमैन सबका प्रभाव बढ़ गया था। तो वहाँ ये भी हुआ कि भाई अगर ये लोग को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये लोग व्यवस्था ही खराब कर देगा। तब वहाँ की सरकार भी इंतजार कर रही थी कि किस बहाने से हम लोग इसको हटाए। तब तक घटना घट गया 1857 की क्रांति। जैसे ही 1857 की क्रांति हुई, एक बहाना मिल गया कि दैट वाज द रीजन, है ना, इस रीजन के वजह से हम इसको पूरे की व्यवस्था को हटाते हैं और इसको हम ठीक करेंगे। ठीक कर दिया और सीधे महारानी का शासन हो गया डायरेक्ट। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सत्ता से कंपनी को बाहर कर दिया गया और वायसराय यहाँ पर शासन करने लगा। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से चीजें हुई। तो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को 15 वर्ष के लिए कंपनी को यहाँ पर आने की अनुमति मिल गई
और कंपनी यहाँ पे आने का काम शुरू किया। ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखेंगे कि अंग्रेजों ने, ठीक, अंग्रेजों ने अपनी पहली अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में, पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित की। सूरत में स्थापित की। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित की। ठीक है, स्थापित करने का प्रयास किया, लिखेंगे स्थापित करने का लिखे ना, स्थापित करने का प्रयास की। ठीक है, लेकिन सफल नहीं हो पाए। स्थापित करने का प्रयास की लेकिन सफल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि सूरत के स्थानीय व्यापारियों ने इसका विरोध कर, सूरत के जो स्थानीय व्यापारी थे सूरत के स्थानीय व्यापारी ने इसका विरोध कर दिया। सूरत के स्थानीय व्यापारी ने विरोध कर दिया तो ये नहीं स्थापित हो पाया। अब किसी के दुकान के बगल में जाकर के सेम चीज का भी अपना दुकान लगा दीजिएगा, तो चाहेगा कि लगे, हैं, चाहेगा कि नहीं लगे, ये तो हानि हो जाएगा। तो वहाँ का स्थानीय व्यापारी सब नहीं चाहता था कि लोग रहे, लेकिन सब उस समय तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर जाकर के ये लोग, जहांगीर जो समय मुगल बादशाह था, उसका हाथ पैर पकड़ लिया कि हमारा कोई उपाय करिए। तो सूरत में इनकी जो कंपनी पूर्णतः स्थापित हुई, वो स्थापित हुई 1613 में। सूरत की इनकी कंपनी पूरी तरीके से समृद्ध अवस्था में स्थापित हुई 1613 ईस्वी। ठीक है, 1611 नहीं होगा। 1611 में इनकी कंपनी स्थापित हो गई थी मसूलीपट्टनम में। जो पश्चिमी भारत की पहली फैक्ट्री थी वो 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। सोलह सौ तेरह लिखी नहीं, मसूलीपट्टनम तो अस्थायी हो ही गया, लेकिन सूरत में अस्थायी फैक्ट्री इनकी 1613 में स्थापित हुई। 1613 में अस्थायी रूप से इनकी कंपनी यहाँ पे स्थापित हुई। ठीक है, अब देखिए तो मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित हो गई थी। सूरत में 1608 में प्रयास किया गया लेकिन सफल नहीं हो पाया था, तो 1613 में अस्थायी रूप से स्थापित हुआ। और इनका सबसे पहला और सबसे बेहतरीन जो कंपनी थी वो सूरत की ही कंपनी थी। लेकिन तब तक इस बीच 1611 में मसूलीपट्टनम में इनकी कंपनी स्थापित हो गई थी। ठीक है, ये दक्षिण भारत की इनकी पहली कंपनी थी। ठीक है, साउथ इंडिया की, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ की ये दक्षिण भारत की इनकी पहली कंपनी थी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये कंपनियां जो यहाँ पे आपको स्थापित हुई हैं, ये कंपनियां जो आपको यहाँ पे स्थापित हुई हैं, तो उसमें ब्रिटेन के यहाँ से लोग आए जहांगीर से परमिशन के लिए। जब तक जहांगीर परमिशन नहीं करेगा तब तक कैसे स्थापित हो पाएगी? कहीं पर भी किसी के जमीन में आपको कुछ करना है तो पहले जमीन के मालिक से पूछिएगा ना। तो उस समय भारत का बादशाह कौन था? जहांगीर था। तो बिना जहांगीर से पूछे तो कुछ हो नहीं सकता था। तो वहां पर क्या हुआ ब्रिटेन में कि 1603 में आप देखिएगा कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का निधन हो गया।
1603 में एलिजाबेथ मर गई थी। तो 1603 में जब एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई, एलिजाबेथ की मृत्यु, तो इनके मृत्यु के साथ ही क्या हुआ, ट्यूडर वंश का शासन खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, है ना। इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक है, तो ट्यूडर वंश का शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। और ट्यूडर वंश का शासन जब यहाँ पे समाप्त हुआ, तो आप देखेंगे कि ट्यूडर वंश का शासन 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु हुई, ट्यूडर वंश का शासन समाप्त हुआ। तो इनकी एक बहन का लड़का था, एलिजाबेथ की बहन का एक लड़का था जो शासन कर रहा था स्कॉटलैंड में। उसका नाम था जेम्स फर्स्ट। को पता चला कि मौसी गई ना, तो जेम्स फर्स्ट को जब ये खबर मिला कि मौसी अब नहीं रही, मौसी चली गई, तो इसको बुलाया गया इंग्लैंड, लंदन, कि भाई अब तुम ही संभालो, तुम्हारे ही लोग थे। तो ये जब आया तो इसका वंश था स्टुअर्ट वंश, स्टुअर्ट वंश। ये ब्रिटेन में 1603 से किस वंश का शासन शुरू हो गया, स्टुअर्ट वंश का। ठीक है, तो जब ये जेम्स फर्स्ट शासक बना, तो जेम्स फर्स्ट जो है ये ब्रिटेन का शासक बना जेम्स सप्तम के नाम से। आदमी वही था, है ना। जब ये स्कॉटलैंड का राजा था तो जेम्स फर्स्ट कहलाता था, लेकिन जब ये ब्रिटेन का राजा बना तो ये जेम्स सप्तम कहलाने लगा। ठीक है, ये जब ब्रिटेन का राजा बना तो ये क्या कहलाने लगा, जेम्स सप्तम। ठीक है, ओके, इसको जेम्स सप्तम कहा जाने लगा। एक बात इसके बारे में ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि किस शासक को यूरोपीय जगत का बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता था, तो इसी को कहा जाता था यूरोपीय जगत का बुद्धिमान मूर्ख। कहेंगे कि इसी को यूरोपीय जगत का बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता था। इसी को यूरोपीय जगत का बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता था। यूरोपीय जगत का बुद्धिमान मूर्ख। ठीक है, तो यूरोपीय जगत का ये बुद्धिमान मूर्ख, अब है कि इसको ये बात कहता कौन था, तो है बताते हैं इसको किसने कहा था ये बात, फ्रांस के शाहजहां ने। तो किसने कहा था, फ्रांस के राजा ने, यूरोपीय जगत का बुद्धिमान मूर्ख। ठीक है, अब देखिए इसको क्यों कहा जाता था, तो इसकी स्थिति कमोबेश ठीक वैसी ही थी जैसे मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक की। अब समझ में आएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक को क्यों कहा जाता था। जैसा पागल मोहम्मद बिन तुगलक वैसा पागल ही दोनों अंतर्द्वंदों के शासक थे, प्रैक्टिकलिटी को नहीं समझते थे, सिद्धांत को नहीं समझ, मतलब व्यवहार को नहीं समझते थे, सिद्धांत पे काम करते। तो जब आपकी चीजों का व्यवहार से समावेश नहीं होगा तो उसके सफल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते। ब्रिटेन का इतिहास पढ़िएगा तो ब्रिटेन जो है वो ईसाई देश है, और ईसाइयों में दो ग्रुप होता है, एक प्रोटेस्टेंट एक कैथोलिक। ठीक है, तो प्रोटेस्टेंट ईसाई उदार होते हैं, और कैथोलिक ईसाई थोड़े एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, कट्टर टाइप के। तो ब्रिटेन प्रोटेस्टेंट देश, अब फ्रांस कैथोलिक देश। ये चाहता था कि मेरे बेटा का विवाह फ्रांस के राजकुमारी से हो जाए, कौन, जेम्स सप्तम। फ्रांस ऐसा नहीं चाहता था, और ब्रिटेन की जनता भी ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि ब्रिटेन की जनता नहीं चाहती थी कि इसके यहाँ कोई कैथोलिक राजकुमारी आए, है ना। क्या आएगी तो महारानी बनेगी, भविष्य में तो राजा बनेगा तो महारानी बनेगी।
तो प्रोटेस्टेंट देश की महारानी कोई कैथोलिक कैसे बन सकती? सेम सिचुएशन वहां भी था फ्रांस में। फ्रांस के लोग नहीं चाहते थे कि हमारा दामाद जो है वो कोई प्रोटेस्टेंट बने, कैथोलिक ही बने तो ज़्यादा अच्छा है। कैसे हम लोग के यहाँ जाति या धर्म का बात एकदम ही है। वैसे कहता ना कि हम लोग के यहाँ ज़्यादा है, आप इतिहास सबका पढ़ा नहीं है, इतिहास पढ़ लीजिएगा ना बढ़िया से तो सब मिसकंसेप्शन दूर हो जाएगा। हम लोग से ज़्यादा ये लोग लड़ता है, धर्म के नाम पर युद्ध इनके यहाँ हमसे बहुत ज़्यादा हुआ है। ये लोग बहुत आपस में लड़ा है। इनके यहाँ कोई भी युद्ध तुरंत शुरू होकर तुरंत खत्म नहीं होता है, लंबा चलता है। एक बार शुरू हो गया तो चलेगा 30 साल तक, चलेगा 40 वर्ष तक, चलेगा 100 वर्ष तक। इनके यहाँ 100 वर्षीय युद्ध हुआ है। तो ऐसे इनका चलता है 30 वर्षीय युद्ध, 15 वर्षीय युद्ध, ऐसे इनके यहाँ चला है। तो लेकिन अभी सब कहता है कि हम बहुत ये हैं, बहुत डेवलप हैं, बहुत ये हैं। ये लोग जाति और धर्म को लेकर के अपने भी बहुत लड़ा है ना। तो इसी वजह से इसको बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता था। ठीक है। तो 1603 में जब ये राजा बन गया, एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद, एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद आप देखेंगे कि जब ये यहाँ पर राजा बन गया तो फिर आप देखेंगे यहाँ पर कि आगे क्या हुआ। 1603 में जेम्स सेप्टम जब राजा बना तो यहाँ पे हुआ कि अब भारत से परमिशन लिया जाए अपनी कंपनी वहां खोलने के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए भारत में। ठीक। तो इसने सबसे पहले अपने एक दूत को भेजा वहां से। ठीक है। तो इसने जेम्स ने अपना दूत भेजा किसको? हॉकिंस को, जॉन हॉकिंस, जॉन हॉकिंस। ठीक है। तो हॉकिंस को भेजा, है ना। हॉकिंस यहाँ आया, आगे लिखेंगे। हेलो, हेलो। ठीक, क्लास से निकल के कर लेते हैं। तो आगे लिखेंगे कि जॉन हॉकिंस। ठीक है। तो जॉन हॉकिंस जो है, इसको किसने भेजा था? जेम्स सप्तम ने। ठीक है। कहाँ भेजा था? इंडिया। किसके दरबार में भेजा था? ये भेजा था अकबर के दरबार में, क्योंकि जब कंपनी वहां बनी थी तब यहाँ मुगल वंश का शासन था और अकबर का शासन था। तो उस समय सोशल मीडिया नहीं ना था। 1605 में अकबर मर गया था, तो इसको पता नहीं था कि अकबर मर गया है। तो 1603 में शासक बना था, लेकिन हॉकिंस को ये कब भेजा था? जब अकबर मर गया था उसके बाद भेजा था। लेकिन इसको पता नहीं था कि अकबर मर गया है, क्योंकि उस समय वो कोई वीडियो बना के डालता नहीं था ना। अभी तो क्या है, अभी कुछ होता है तो वीडियो बना करके डाल दिया जाता है ना। लेकिन उस समय ऐसा कोई वीडियो नहीं बना था। ठीक है। तो यहाँ पर इसने जॉन हॉकिंस को कब भेजा? 1608 में। ठीक है। तो भाई आप जाइए और वहां पर ये करिए। तो यही आया था तो इस सूरत के लिए परमिशन चाहता था, लेकिन सूरत में बन नहीं पाया, है ना। तो ये आया था, ध्यान रखिएगा, जॉन हॉकिंस आया था किसके दरबार में? इसको आना था किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। लेकिन जब ये आया तो इसको पता चला कि अकबर नहीं रहा, अकबर की मृत्यु हो गई है। तो ये किसके दरबार में पहुंचा? जहांगीर के दरबार। और इसको भेजा कौन था? जेम्स सप्तम ने भेजा था। ठीक है। जहांगीर के दरबार में आया तो ये एक लेटर लेके आया था, कि वहां से आया था तो एक लेटर लेके आया था। ठीक है। तो उस लेटर का नाम क्या था? ये जो आया था वहां से जहांगीर, तो ये एक लेटर लेके आया था, एक पत्र लेके आया था। उस पत्र का क्या नाम था?
उस पत्र का नाम था फ्रेंड। ठीक है, जहांगीर ये हॉकिंस जो लेके आया था जहांगीर के दरबार में पत्र, उस पत्र का नाम था फ्रेंड। ठीक है, हॉकिंस एक लेटर लेके आया था, लेटर का नाम था फ्रेंड। ठीक है, अब ये पूछा जाता है कि ये जो लेटर थी वो किस भाषा में था? अंग्रेजी। अंग्रेजी आता था? मुगल में किसी को अंग्रेजी आता था? हैं? फारसी आता था? इंग्लिश आता था? तो इंग्लिश इंग्लिश में भेज देगा, तो इंग्लिश में भेज देगा मतलब बकलोल आदमी है। यहाँ पे आप जाइए कहीं से किसी से बतियाने, और उसको जो भाषा आता हुआ अगर आपके पास नहीं है, आप क्या बात कीजिएगा? तो इसलिए फ्रेंड आया, तो फ्रेंड किस लैंग्वेज में आया था? फारसी में आया था, क्योंकि मुगल सबको फारसी समझ में आता। इसकी भाषा क्या थी? फारसी थी। तो अब इसी लेटर में नाम किसका था? अकबर का था, क्योंकि लेटर तो लिखा था अकबर के नाम से, लेकिन यहाँ आने के बाद शासक बदल गया था। तो ये जब गया वहां, जहां किस वापस गया अपने देश, तो बताया कि अकबर नहीं रहा, अब तो जहांगीर शासक बन गया है। तब जाकर के, क्योंकि हॉकिंस को परमिशन मिल नहीं पाया था, सूरत में कंपनी बन नहीं पाई थी, तो फिर इन्होंने जेम्स सप्तम ने एक और व्यक्ति को भेजा, है ना। 1611 ईस्वी में इन्होंने एक और व्यक्ति को भेजा, और वो व्यक्ति आया सर टॉमस रो। सर टॉमस, सर टॉमस रो आया भारत। अब सर टॉमस रो आया, तो सर टॉमस रो को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जिम्मेवारी दी गई कि भैया अब आप जो है सो कि यहाँ पर ये करिए, है ना। तो सर टॉमस रो को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप अधिकार प्राप्त कीजिए, और सर टॉमस रो को अधिकार मिल गया। ठीक है, और तभी जाके सूरत में फैक्ट्री स्थायी रूप से स्थापित हो पाई थी। तो लेकिन सर टॉमस रो आया तो ये भी एगो लेटर लेके आया था। पूछा जाता है कि सर टॉमस रो कौन सा लेटर लेके आया था? इसके लेटर का क्या नाम था? सर टॉमस रो के लेटर का, तो सर टॉमस रो जो लेटर लेके आया, इस लेटर का नाम था परफेक्ट। ठीक है, सर टॉमस रो लेटर लेके आया, उसका नाम था परफेक्ट। परफेक्ट की भाषा क्या थी? फारसी, है ना। थोड़ी ना 3 दिन में लोग अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा, तो इसकी भी भाषा थी फारसी। परफेक्ट आया है। हम्म, हाँ, इंग्लिशमैन। तो ये फारसी में लेटर लेके आया, और ये जहांगीर के दरबार में आया। ये प्रॉपरली मेंशन करके आया था जहांगीर का नाम, क्योंकि ये जाके बता चुका था कि अकबर अब नहीं है, है ना। तो इसके लेटर में किसका नाम लिखा हुआ था? जहांगीर का नाम लिखा हुआ। ठीक है। अब एक बात है कि सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कितने दिन तक रहा था? तो ध्यान रखिएगा कि सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में उतना ही दिन रहा था जितना दिन भारत के संविधान बनने में। हाँ, हाँ, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। सर टॉमस रो, तो इसको सही ध्यान रखना, जितना दिन संविधान बनने में लगा, तो अलग से कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, और जहांगीर ने इसको इंग्लिश मैन की उपाधि दी थी। जहांगीर ने इसे इंग्लिश मैन की उपाधि दी थी। ठीक है, इंग्लिश मैन का टाइटल दिया था। ठीक है, तो जहांगीर ने इसे इंग्लिश मैन की
उपाधि दी थी। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि जहांगीर के द्वारा इसको इंग्लिश मैन का टाइटल दिया गया था। ओके अब चूंकि जहांगीर को यहाँ इंग्लिश मैन का टाइटल दिया गया, इंग्लिश मैन के तौर पे इसको रखा गया, जहांगीर ने दिया सर टॉमस रो को, तो सर टॉमस रो को एक और चीज दिया गया। हम्म ये मनसबदारी व्यवस्था शुरू कौन किया था? अकबर। और जहांगीर ने कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? कौन सा? क्या? सेना से संबंधित थी। अकबर ने मनसबदारी शुरू किया था। तो इसको यहां पर 400 का मनसब में मिला था। ठीक है, और अभी जो मैंने आपसे पूछा था कि जहांगीर ने क्या शुरू किया था, तो जहांगीर शुरू किया था 2 अस्पा 3 अस्पा। मनसबदारी में जात और सवार होता था, है ना? मनसबदारी में जात और सवार होता था, यहाँ पर जात और सवार होता था। ठीक है, यहाँ जो जहांगीर ने शुरू किया उसमें था 2 अस्पा 3 अस्पा, ये भी सेना का एक पद होता था। ठीक है, तो याद है 2 अस्पा 3 अस्पा कौन शुरू किया? जहांगीर। और मनसबदारी कौन शुरू किया था? अकबर। क्लियर है? ओके, यहां तक हो गया। नेक्स्ट आइए। अब देखिए, तो ये इस तरह से कंपनी इनके स्थापित हुई और कंपनी आगे बढ़ने लगी। आगे लिखेंगे कि आगे चलकर कुछ अन्य कंपनियां भी बनी। आगे चलकर कुछ अन्य कंपनियां भी बनी, जैसे जैसे 1688 में न्यू कंपनी, जैसे 1688 में न्यू कंपनी, 1698 में जनरल सोसाइटी, 1698 में जनरल सोसाइटी, तथा 1698 में ही इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट, इंग्लिश कंपनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट। ठीक है, तो ये जो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज जो बनी थी सबसे मूल कंपनी, उसके बाद ये और अलग अलग कंपनियां बनी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 1708 में, 1708 में 1708 में, इन तीनों कंपनी का विलय हो गया।
इन तीनों कंपनी का विलय हो गया। मतलब तीनों को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, मर्जर हो गया। ठीक है, तो अब इनका नाम क्या बना? तो द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू द ईस्ट, ट्रेडिंग टू द ईस्ट, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू द, ओके। क्लियर है? तो ये नाम कब आया? ये आया 1708 में। ठीक है, और 1833 में, आगे लिखेंगे कि 1833 में सभी कंपनियों का एक साथ विलय करके, सभी कंपनियों का एक साथ विलय करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखा गया। ठीक है, तो ये अच्छा भी हो गया, थोड़ा शॉर्ट नाम हो गया, याद सब लोग के जीवान जुबान पे रहता है। कंपनी का मूल नाम पूछ देता है वो दिमाग खराब हो जाता है, कंपनी का मूल नाम क्या है ना। तो लेकिन कंपनी का मूल नाम भी याद रखना है। ठीक है, ये नाम तो सबको याद है, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। फ्रांस की कंपनी का नाम क्या था? देख के वो नहीं बोलना है, तो घर में रिवीजन करना है, नहीं तो वो लेटर देना होगा बीपीएससी को, काम करेगा, हम लोग नोट्स अपना लेके आने का अलॉटमेंट दीजिए। हाँ, हम नोट्स अपना लेके आएंगे तब एग्जाम। तो द इंड ओरिएंटल फ्रांस की कंपनी का नाम था, और डच की कंपनी का नाम क्या था? पलटो 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 ना, अपने तक कॉपी है। पीओसी, वर्जिनाइज वुड्स कंपनी जो है वो डचों की कंपनी थी। ठीक है, तो सब कंपनी सबका नाम ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कंपनियां आ गई यहाँ पे अपने आप को स्थापित की। ठीक है, अब एक हेडिंग बनाइएगा, शॉर्ट हेडिंग, भारत में अंग्रेजी कंपनी का विस्तार। अंग्रेजी कंपनी का विस्तार। ठीक है, अंग्रेजी कंपनी का विस्तार, अंग्रेजी कंपनी का विस्तार कैसे? ठीक है, तो लिखेंगे 1632 ईस्वी का सुनहरा फरमान। 1632 ईस्वी का सुनहरा फरमान। सुनहरा फरमान, तो कंपनी को 1632 ईस्वी में सुनहरा फरमान मिला था।
ठीक है। तो ये सुनहरा फरमान कंपनी को कौन दिया था? कौन? फर्रुखसियर का जन्म भी हुआ था इस टाइम पर। गोलकुंडा का राजा, गुड। फर्रुखसियर दिया था 1717 ईस्वी में, वो शाही फरमान था, फ्यूजन नहीं रखना है। सुनहरा फरमान और शाही फरमान में अंतर है। 1717 में आई 32, मतलब लगभग 100 साल से थोड़ा सा ही कम का अंतर है। सुनहरा फरमान, तो ये क्या लिखेंगे? यह अंग्रेजी कंपनी को गोलकुंडा के राजा ने दिया था। अंग्रेजी कंपनी को गोलकुंडा के राजा ने दिया। गोलकुंडा के राजा। अब ये क्या था? सुनहरा फरमान क्या था? गोलकुंडा के राजा ने दिया था। गोलकुंडा बोले तो आंध्र प्रदेश में क्या था? तो था कि 500 पैगोडा दीजिए और 1 वर्ष तक गोलकुंडा के बंदरगाह से व्यापार कीजिए। 500 पैगोडा, 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर, 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा के बंदरगाह से व्यापार करने की अंग्रेजों को अनुमति मिली। 500 पैगोडा। अब है कि ये पैगोडा क्या होता है? हाँ? रुपया, सोना का सिक्का, गोल्ड कॉइन। पैगोडा कहते हैं सोना के सिक्का को, ध्यान रखिए। पैगोडा मतलब सोना का सिक्का। पैगोडा मतलब सोना का सिक्का, मतलब 500 सोना का सिक्का दीजिए और गोलकुंडा राज्य से बंदरगाह की, गोलकुंडा राज्य से के बंदरगाह से व्यापार कीजिए। क्या? गोलकुंडा का राजा निजाम कुमार था, ठीक है, मतलब निजाम अली उसको कहते थे। उसको फेमस है गोलकुंडा के राजा से ही, हर जगह उसको, लेकिन मूल नाम उसका निजाम अली था। ठीक है। पूछा था किसने दिया था, तो उसमें ऑप्शन रहेगा गोलकुंडा के राजा। ठीक है। तो यहाँ पर 500 पैगोडा दिया और यहीं से क्या हुआ, कंपनी को अधिकार मिलना शुरू हुआ और कंपनी धीरे धीरे इंडिया में ग्रो करने लगी, आगे बढ़ने लगी। आगे लिखेंगे कि 1639 ईस्वी में, 1639 ईस्वी में मद्रास फैक्ट्री की स्थापना हुई। 1639 ईस्वी में मद्रास फैक्ट्री की स्थापना हुई। ठीक है। 1639 ईस्वी में मद्रास फैक्ट्री की स्थापना हुई। किसने किया था मद्रास फैक्ट्री की स्थापना? परसों का लाइव सेशन बताए थे। मद्रास फैक्ट्री की स्थापना किसने? फ्रांसिस डे ने। ठीक है, इसकी स्थापना फ्रांसिस डे ने की थी। तो नाम चूंकि फ्रांसिस डे है तो ये नहीं समझिएगा कि फ्रांस का होगा। स्थापना फ्रांसिस डे ने की थी।
और इसके लिए जमीन किससे लिया था ये भी बताए थे लाइव सेशन। जमीन किससे लिया था? लाइव सेशन का जितना सवाल रहता है ना, सब आईएएस का सवाल रहता है, जो आईएएस में पूछा गया है। तो कहते हैं कि उसमें बने रहिए और वहाँ जो फैक्ट बता रहे उसको लिखते रहिए, सीधे सवाल फंसेगा वहाँ ना। तो याद करने को, थोड़ा रिवीजन के लिए भी टाइम निकालिए कि जो पढ़ रहे हैं वो याद हो। फ्रांसिस डे, ठीक है। मद्रास फैक्ट्री की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस डे ने की थी, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मद्रास फैक्ट्री की स्थापना फ्रांसिस डे के द्वारा किया गया था, ओके। तो आगे आप देखेंगे यहाँ पर, इसने ये मद्रास फैक्ट्री की स्थापना के लिए जमीन किससे ली थी? जमीन किससे लिया था? चंद्रगिरी के राजा से। चंद्रगिरी के राजा से, ठीक है। चंद्रगिरी के राजा से, ठीक है। और इसका नाम क्या रखा? मद्रास फैक्ट्री का नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास कंपनी का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि 1651 ईस्वी में, 1651 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाह सुजा, 1651 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार बंगाल के सूबेदार शाह सुजा शाह सुजा ने ब्रिटिश कंपनी को शाह सुजा ने ब्रिटिश कंपनी को ब्रिटिश कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक शुल्क के बदले 3000 रुपये वार्षिक शुल्क के बदले बंगाल की दीवानी दे दी। बंगाल की दीवानी। बंगाल की दीवानी कहने का मतलब है कि रेवेन्यू राइट, कर वसूलने का अधिकार। बंगाल की दीवानी दे दी, ठीक है। तो ऐसे भी इनका विस्तार हुआ है ना। तरफ उधर सुनहरा फरमान मिल गया गोलकुंडा में, इधर बंगाल का सूबेदार ने ये अधिकार दे दिया। और आगे लिखेंगे कि 1668 ईस्वी में 1668 ईस्वी में मुंबई की कंपनी इन्हें मिल गई। मुंबई मुंबई की कंपनी अंग्रेजों को मिल गई। अब बम्बई की कंपनी इनको कैसे मिल गई? बिना मेहनत के मिल गया बम्बई इनको। दहेज किसको मिला था? कौन? हाँ? कौन? जॉर्ज प्रथम। हाँ? कौन किया था? बिल्कुल 1668 ईस्वी में
इनको मतलब कंपनी को नहीं, इनका राजकुमार जो वहां पे था ब्रिटेन में, का नाम था चार्ल्स द्वितीय। तो चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ पुर्तगाल की राजकुमारी से। चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ पुर्तगाल की राजकुमारी से पुर्तगाल की राजकुमारी से। तो पुर्तगाल की राजकुमारी कौन थी? कैथरीन ब्रगेंजा। पुर्तगाल की राजकुमारी का नाम था कैथरीन ब्रगेंजा, है ना। तो इनका विवाह हुआ कैथरीन ब्रगेंजा से। जब इनका विवाह कैथरीन ब्रगेंजा से हुआ तो पुर्तगाल ने अपने दामाद को दहेज के रूप में, या यूं कहिए कि गिफ्ट के रूप में, बम्बई दे दिया कि आप रखिए। तो अब दामाद आकर के बम्बई में व्यापार नहीं ना करेंगे, तो क्या कर दिए, उस कंपनी को रेंट पर दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो भाई तुम लोग चलाओ। हाँ, बस इन लोग को मिल गया बम्बई की कंपनी एकदम आसानी से। वैसे कहते हैं कि जब परिस्थितियां आपके अनुकूल हो तो आपके हिसाब से सब कुछ होते चला जाता है ना। उधर बंगाल में शाह सुजा दे दिया, उधर दक्षिण में गोलकुंडा का राजा दे दिया, मद्रास में इनकी चंद्रगिरी में इनको जमीन मिल गया। धीरे धीरे अपना स्टेब्लिश होते चले गए। जब काम बनना होगा तो सब बनते चल जाएगा, बिगड़ना होगा तो सब बिगड़ते चल जाएगा, है ना। जब बनना था सब बनते चला गया, अब फ्रांस का बिगड़ना था सब बिगड़ते चला गया ना। तो यहाँ पे ऐसे हुआ। तो कैथरीन ब्रेगेंजा से इसका विवाह हुआ, चार्ल्स द्वितीय का। उसको बम्बई दहेज में मिला, उसने कंपनी को दे दिया, कंपनी उसको आगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना। ओके, तो दिक्कत, तो यहाँ पर इस तरीके से इनको बम्बई मिला था दहेज में, मतलब दहेज मिला था इनके राजकुमार को, लेकिन इनको मिल गया रेंट पर। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे आगे। लिखेंगे बम्बई शहर का निर्माण, बम्बई शहर का निर्माण बम्बई शहर का निर्माण गेराल्ड ऑन्गियर ने किया था। गेराल्ड ऑन्गियर, ठीक है, गेराल्ड ऑन्गियर। हाँ, कहते थे गेराल्ड ऑन्गियर, ठीक है। तो गेराल्ड ऑन्गियर ने बनाया था, ठीक है। कब से कब के बीच में? तो कहा जाता है कि ये 1627 के आसपास में ये यहाँ आए थे, उन्होंने इनको बनाने का काम किया था। ठीक है, गेराल्ड ऑन्गियर ने, गेराल्ड ऑन्गियर ने इसको बनाया था। इसलिए इनको क्या बम्बई शहर का संस्थापक पिता भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या है और किस तरीके से है, इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या, क्या है, किस प्रकार से है? ठीक है, आगे देखेंगे कैसे इनका संघर्ष हुआ औरंगजेब के साथ। 1686 में अंग्रेज एक बार औरंगजेब इन लोग को खदेड़ दिया था यहाँ से, हाँ, लेकिन फिर ये वापस आ गए, और वापस आने के बाद में एस्टेब्लिश किया। जब तक औरंगजेब जिंदा रहा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही औरंगजेब मरा वैसे ही यहाँ पर दिक्कत हो। ठीक है।